नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो रिवीजन की सीरीज़ में फिजिक्स की बात करते हैं। तो मूल एवं व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक से रिलेटेड जो टॉपिक है इसको वन बाय वन हम पूरा डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला फैक्ट है, मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात उनको आपस में बदला नहीं जा सकता। इनकी संख्या कितनी है? तो वो 7 है। इसके अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो सारे अभी हम देख लेंगे। देखिए, ये बेसिक फैक्ट से लेकर स्टार्ट होंगे और फिर अपर लेवल पे जाएंगे, जैसे कि प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। इसके बाद वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। जैसे चाल का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड। इसमें मीटर और सेकंड क्या है? तो ये 2 मूल मात्रक हैं। इनसे ये डिराइव हुआ जो चाल का यूनिट या मात्रक। अब यहाँ पे एसआई पद्धति में जो मूल मात्रक हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर है और इसका संकेत स्मॉल एम होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम है, इसका जो संकेत होता है वो केजी होता है स्मॉल में। और समय का सेकंड है स्मॉल एस। ताप का केल्विन होता है कैपिटल के। विद्युत धारा का एम्पियर होता है स्मॉल ए। और ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला स्मॉल जो सी और डी। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल। और MOL से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इसका संकेत होता है। इसके बाद जो पूरक मूल मात्रक हैं वो कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। तो एक तो तली कोण होता है, इसका मात्रक होता है रेडियन। रिप्रेजेंटेशन का तरीका RAD। और एक होता है घन कोण जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। और रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है स्मॉल s और r। तो ये कुछ मूल मात्रक और उनके पूरक या व्युत्पन्न मात्रक थे। इसके बाद CGS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मात्रक क्रमशः क्या होते हैं? तो सेंटीमीटर होगा, ग्राम और सेकंड होगा। और इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। MKS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मात्रक क्या क्या होंगे? तो वो मीटर होगा, किलोग्राम होगा और सेकंड होगा। देखिए, MKS पद्धति और CGS पद्धति ये बेसिक चीज़ें हैं, आपने पहले से पढ़ रखी होगी, लेकिन यहाँ पर रिविजन के लिए इसको रखा गया है। इसके बाद FPS जो पद्धति है उसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? लंबाई का फुट होता है, द्रव्यमान का पाउंड होता है और समय का क्या होता है? सेकंड होता है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसके बाद है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो वो होती है पारसेक, याद रखिएगा नाम। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष होता है। और इसमें होता है 3.085 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻16 मीटर। ठीक है। इसके बाद मेगावाट बिजली के मापन की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट बराबर क्या होता है? तो 10⁶ मिलियन वाट के बराबर होता है। यानी या आप ये कह सकते हैं 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? तो वो होता है 10⁶ वाट। ठीक। इसके बाद द्रव यांत्रिकी के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है। क्या? मैक संख्या। अतः क्या हुआ? मैक एक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। इसके बाद क्यूसेक, यानी क्यूसेक का फुल फॉर्म देख लीजिए, क्यूबिक फीट पर सेकेंड। जल प्रवाह की दर मापने की एक इकाई है। जैसे कि नदी की धारा उसमें मापनी है आपको, तो उसमें जल प्रवाह कितना हो रहा है, तो उसके लिए फिर क्यूसेक का यूज होगा। इसके बाद वायुमंडल में ओजोन की परत की मोटाई डाप्सन से नापी जाती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मात्रक, यंत्र और पैमाने। तो समुद्र के भीतर छिपी वस्तु, पनडुब्बी अथवा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। और सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें पराश्रव्य तरंगों को समुद्र के भीतर भेजा जाता है। उसके बाद जहाँ से जो समुद्र ये पराश्रव्य तरंगें होती हैं वो वापस लौट के आती हैं, तो वही डिस्टेंस हम उसको नापते हैं। इसके बाद परावर्तित होकर लौटने पर तरंगों से वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर से वायु के वेग का मापन किया जाता है। तो ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता और एनीमोमीटर से वायु का वेग। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। क्या? क्रोनोमीटर। इसके बाद टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिज़ाइन किया गया है। क्या? टैक्योमीटर। इसके बाद यांत्रिकी से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं। तो कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि किस पे काम करते हैं? तो अपकेंद्रीय बल पे काम करते हैं ये। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे कि दूरी है, चाल है, आयतन है, द्रव्यमान,
ये सारी क्या हैं, अदिश राशियाँ हैं। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा यह उसी दिशा में होती है जिसमें बल कार्य करता है। इस प्रकार किसी बल पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी F बराबर m/a। ठीक है, इससे बल के नियम का जो सूत्र है वो हमें प्राप्त होता है। और न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये थर्ड लॉ है। इस नियम में दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे की ओर झटका लगना, रॉकेट से आगे बढ़ना, और कुएं से पानी निकालने पर खींचते समय रस्सी का टूट जाने पर व्यक्ति ऑटोमेटिक पीछे की तरफ आ जाता है, और ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। ये सारा जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसका एप्लीकेशन है। इसके बाद गुरुत्व के अधीन गति। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का कितना होता है, 1/6 भाग होता है। इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार का कितना होगा, 1/6 भाग होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, एक दो बार प्रश्न पूछे गए इस तरह से। के बाद है गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का भार क्या होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो जी का मान जहाँ पे सबसे कम होगा और वहाँ पे सबसे न्यूनतम होगा, और जी का मान जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा वस्तु का भार या पिंड का भार। किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा वह स्थिर रहता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है। जैसे कि आपने देखा, भूमध्य रेखा पर अगर सबसे कम है तो वहाँ पे सबसे कम वस्तु का भार भी होगा, और ध्रुवों पर अगर सबसे ज़्यादा है जी का मान तो जाहिर सी बात है वस्तु का भार भी ध्रुवों पर ज़्यादा होगा। लोलक की काला अवधि उसकी लंबाई एवं गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो T = 2π√L/g। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोलक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसकी जो टाइम पीरियड यानी जो कालावधि होगी वो भी अधिक होगी। इसके बाद यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दुगनी हो तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होगा तो अब जितना है उसका चौथा हो जाएगा। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। जब तक पानी पर रहती है तब तक हल्की रहती है, लेकिन जैसे ही पानी के ऊपर आती है तो वो भारी हो जाती है। पीछे की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन उसके तल के अंदर रहती है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, अंतरिक्ष में भार कितना होगा, तो 0 किलोग्राम होगा, क्योंकि वहाँ पे जी है नहीं। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है कहाँ से, तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होगी। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। परिणामतः लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। जब उसका आवर्तकाल बढ़ेगा तो सुस्त हो जाएगी। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिसमें किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस लौट के नहीं आता, और ये कितना होता है, 11.2 किलोमीटर/सेकेंड। इसके बाद स्थूल पदार्थों के गुण। तो मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए यह पानी पर तैरता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक होता है। दैनिक जीवन में केशिकत्व के अनेक उदाहरण मिलते हैं। सोखते द्वारा स्याही सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल चढ़ना, तो ये केशिकत्व के सारे उदाहरण हैं। केश नली में तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में चढ़ता है। जिस तरल का पृष्ठ तनाव जितना ज़्यादा होगा वह उतनी ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा, तो पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा तो ज़्यादा चढ़ेगा वो। इसके बाद पास्कल के नियमानुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव्य के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब रहता है। ये पास्कल का रूल है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है। वायु दाब मापी या बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाना यह बताता है कि मौसम कैसा होगा, तो मौसम तूफानी होगा। बैरोमीटर की रीडिंग में
क्रमिक गिरावट वर्षा की संभावना का संकेत है, और बैरोमीटर की ऊंचाई में क्रमिक चढ़ाव साफ मौसम का संकेत है। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। अगर बैरोमीटर की ऊंचाई चढ़ रही है तो साफ मौसम, एक बैग गिर रही है तो उसका मतलब मौसम तूफानी होगा, और धीरे धीरे अगर गिर रही है तो फिर वर्षा की संभावना होगी। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो डुबोने पर वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है। वस्तु के भार में यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यदि किसी वस्तु का भार W है तथा उसके द्वारा हटाए गए द्रव का भार W1 है, तो द्रव में वस्तु पर कार्यरत परिणामी बल W1 माइनस W2 कितना होगा? तो यहाँ पे 3 स्थितियाँ बनेंगी। कौन कौन सी? यदि W इज़ ग्रेटर देन W1, तो ये वस्तु द्वारा हटाए गए भार हैं, तो अतः वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है, तो वस्तु क्या होगी? डूब जाएगी। अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के भार के बराबर होगा, तो क्या होगा? तो वस्तु पर परिणामी बल 0 होगा एवं वस्तु द्रव में डूबी हुई अवस्था में तैरती रहेगी। और अगर W इज़ लेस देन W1 होगा, तब कब वस्तु का भार उत्प्लावन बल के भार से कम होगा, तो उसका कुछ हिस्सा द्रव से बाहर निकल आएगा और वस्तु पानी की सतह पर तैरेगी। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन आपने देख ली। प्लवन के नियम के अनुसार संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित करती है। इसके बाद है आर्किमिडीज के सिद्धांत व प्लवन के नियम के दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे लोहे का जहाज पानी पर तैरता है परंतु लोहे की कील पानी में डूब जाती है, और जीवन रक्षक पेटी एवं पनडुब्बी भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत और प्लवन के नियम पर आधारित है। इसके बाद गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है क्योंकि यह अधिक संपीड्य है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक होता है। वर्षा की बूंदें जो होती हैं गोलाकार होती हैं क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो वायुदाब की कमी के कारण ऐसा होता है। और समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है, तो वह कितना है? 1/9 भाग समुद्र की सतह से ऊपर होगा। इसके बाद जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब वह कुछ ऊपर उठ जाता है, और लोहे का गोला पारद यानी मरकरी पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। इसका कारण यह है कि पारद का अपेक्षिक घनत्व लोहे के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, जबकि पानी का लोहे से कम होता है। बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार जब कोई आदर्श द्रव अथवा गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होती है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है? वो नियत होता है। इसके बाद है इसमें बर्नौली के सिद्धांत के कई उदाहरण दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। जैसे जब आंधी आती है तो घरों के छप्पर व टीन उड़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि जब टीन के ऊपर हवा बहुत अधिक वेग से बहती है तो टीन के ऊपर वायुदाब कम रह जाता है, जबकि टीन के नीचे का वायुदाब पहले जैसा बना रहता है। इस दाबांतर के कारण टीन व छप्पर आंधी में उड़ जाते हैं। इसी प्रकार जब हम प्लेटफॉर्म पर खड़े हों तो तेज़ी से रेलगाड़ी आने पर हमें गाड़ी की ओर गिर जाने का खतरा रहता है। तो ये सारे बर्नौली के सिद्धांत हैं। इसके बाद तरंग गति से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। तो दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती हैं, और यह मंडल 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित होता है। आयन मंडल। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और ध्वनि तरंगें निर्यात या शून्य में गति नहीं कर सकती हैं। यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि का संचरण नहीं होता है तथा वहाँ दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे की बात सुन नहीं सकते हैं। तरंग संचरण 2 प्रकार का होता है, एक अनुप्रस्थ होता है, दूसरा अनुदैर्ध्य होता है। ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? तो वो अनुदैर्ध्य टाइप की होती हैं। कास्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, और ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। माध्यम में किसी कण में एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं? उसे उसका वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यह 2 उत्तरोत्तर स्ट्रिंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी होती है, वेवलेंथ। इसके बाद क्रिस्टलोग्राफी या मणि विज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसमें क्रिस्टलों में परमाणुओं के विन्यास का अध्ययन किया जाता है। एक्स किरणों के विवर्तन, ये विवर्तन है, द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। इंफ्रारेड वेव्स यानी अवरक्त तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है। इसकी तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। इनका प्रयोग लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि आदि के लिए सैनिकों द्वारा किया जाता है। किसका? अवरक्त तरंगों का। एक्स किरण एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय
विकिरण है। यह चिकित्सा में आंत रोगों के निदान के लिए प्रयोग की जाती है। सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है। इसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा एवं रोग का पता लगाया जाता है। ध्वनि तरंगें ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चल सकती हैं और ध्वनि तरंगों का वेग ठोस में अधिकतम होता है, द्रव में उससे कम और गैसों में सबसे कम होता है। ठीक है। ध्वनि तरंगें तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो श्रव्य होती है, दूसरी अपश्रव्य होती है, तीसरी पराश्रव्य होती है। तो श्रव्य का मतलब जिसकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, अपश्रव्य का 20,000 20 हर्ट्ज से कम होती है, और पराश्रव्य की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और ये मनुष्य की श्रवण क्षमता से परे होती है। इसके बाद पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को सबसे पहले गाल्टन ने एक सीटी द्वारा उत्पन्न किया था। इनका उपयोग संकेतक के रूप में कीड़ों को नष्ट करने में, कपड़ों से धूल हटाने, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने, समुद्र की गहराई की नाप लेने, छिपी वस्तुओं की खोज करने, द्रव को गर्म करने तथा विविध चिकित्सकीय अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। चमगादड़ उड़ते समय पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो ये ध्वनि तरंगे रडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्ग में रुकावट से टकराने के बाद सीधा उद्गम स्रोत तक लौट आती हैं। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, जिसे सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। साधारणतया मानव श्रवण शक्ति का जो परास होता है वो 20 से लेकर 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक का होता है। जो जेट विमान ध्वनि से भी तीव्र गति से उड़ान भरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें सुपरसोनिक जेट विमान कहा जाता है। समताप मंडल में वायु विरल एवं दबाव कम होता है, इस कारण वहाँ जेट जो विमान होते हैं सरलता से एवं तीव्र गति से उड़ सकते हैं। किसमें? समताप मंडल में। सुपरसोनिक जेट विमानों के ईंधन दहन से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड समताप मंडल की ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, बादल, बिजली और ये सारी चीज़ें होती हैं जो सारी क्षोभ मंडल में होती हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न विकिरण का तरंग दैर्ध्य के संदर्भ में अवरोही क्रम क्या है? तो रेडियो तरंगे, उसके बाद माइक्रोवेव, इसके बाद अवरक्त विकिरण, फिर दृश्य प्रकाश, फिर पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरण और फिर गामा किरण। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो स्पेक्ट्रम होता है वो रेडियो तरंग का और सबसे कम जो होता है वो गामा किरण का। वेवलेंथ, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं तो उसको हम ध्वनि का तारत्व कहते हैं, और ध्वनि का तारत्व इसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। पुरुषों की ध्वनि का तारत्व स्त्रियों की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किया जाता है और ये कण बाद में मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, तो ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। एक कैलोरी में 4.186 जूल और ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन पैमाने का जो संबंध है तो CF/5 F-32/9 R/4 K-273/5। ये फार्मूला बिल्कुल याद कर लीजिएगा, कई बार इस तरह से निकालने को आता है कि फ़ारेनहाइट दिया है, आपको सेंटीग्रेड निकालना है या र्यूमर निकालना है या केल्विन निकालना है। ठीक है। 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट का तापक्रम क्या होता है? दुगना होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दोनों याद रखिएगा, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि शरीर का तापमान इससे ज़्यादा या कम होता है तो आदमी बीमार पड़ जाता है। यदि शरीर का तापमान अर्थात 37 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलेंगे तो क्या मिलेगा? तो जाहिर सी बात है 310 मिलेगा। 273 को इसमें ऐड कर देंगे। द्रव तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है। पारे का तापमापी 357 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप का मापन कर सकता है, क्योंकि पारा 357 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमापन हेतु एल्कोहल का प्रयोग तापमापी में किया जाता है। गैस तापमापी में स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी यानी 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को नापा जा सकता है, और इसमें इससे अधिक ताप के मापन हेतु हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन लेने पर यह 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का हो जाता है। अधिकांशतः द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है, किंतु पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच क्या होता है? ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में पानी को लेकर
यदि किसी पात्र में पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री से आगे गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रवों की भांति होता है, अर्थात तब इसका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की जो दर होती है वो तेज होती है। एयर कंडीशनर क्या करता है, तो ये आर्द्रता को नियंत्रित करता है, लेकिन एयर कूलर क्या करता है, तो ये आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन आधारित है तो वाष्पन शीतलन पर, और कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है, तो आर्द्रता और तापक्रम को नियंत्रित करता है। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे तो कम आर्द्रता और अधिक तापमान पर। ग्रीष्मकाल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी क्या होता है, जमने पर फैलता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्योंकि भाप में जो होती है वो गुप्त ऊष्मा होती है, उसकी लेटेंट हीट ज़्यादा होती है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि एल्कोहल का द्रवणांक निम्न होता है। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। शीतकाल में जब झील के ऊपर की सतह पानी जो होता है वो बर्फ़ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जीव जो होते हैं वो जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह से नीचे पानी रहता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, एक समान ताप को बनाए रखना, और रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा सुरक्षित रखने हेतु जो एक तापमान होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापमान में प्रत्यक्षतः संबंध है। वायु में किसी निश्चित समय तक जलवाष्प धारण करने की शक्ति उसके तापमान पर निर्भर करती है। हवा जितनी गर्म होगी उसमें नमी यानी आर्द्रता धारण करने की शक्ति उतनी ही अधिक बढ़ेगी। थर्मस में प्रयुक्त कांच या स्टील पर एक सिल्वर पेंटिंग लगाकर पेय पदार्थों को क्या रखा जाता है, गर्म रखा जाता है। वायु के घटते दबाव के साथ साथ जल का क्वथनांक घटता जाता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता जाता है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ वायु के घनत्व में कमी आती है। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखने पर उसमें से अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं जो कमरे के तापमान को बढ़ा देंगी, घटाएंगी नहीं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा के संरक्षण को प्रदर्शित करता है, और जब सीले बिस्कुट यानी जिनमें सीलन लग जाती है, बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया जाए तो वो कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और ये अतिरिक्त नमी ऑटोमेटिक अवशोषित हो जाती है। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पे। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, और शुष्कता दशा संदर्भित है किससे, तो निम्न आर्द्रता से। उसके बाद पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग किससे नापने के लिए किया जाता है, तो सोलर रेडिएशन को। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 0। इसके बाद फिर लाइट से कुछ पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं। तो प्रकाश की गति निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जबकि ध्वनि की गति निर्वात में 0 होती है। देखिए, प्रकाश की गति तो होती है निर्वात में, लेकिन ध्वनि की जो गति होती है निर्वात में नहीं होती, उसको किसी न किसी एक मीडियम की आवश्यकता होती है। प्रकाश की गति पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है। आकाशीय पिंडों एवं रॉकेट का वेग प्रकाश की गति से काफ़ी कम होता है। प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है, कभी कण के समान और कभी वेव्स के समान यानी तरंग के समान। प्रकाश के कुछ गुणों जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर की जाती है, जबकि कुछ अन्य गुण जैसे प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या यह मानकर की जाती है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों में मिलकर बना है। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्ध्य और वेग बदल जाता है। नियॉन गैस विसर्जन लैंपों एवं ट्यूबों तथा प्रतिदीप्त बल्बों में भरी जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपरिवर्तित किरणें सघन माध्यम में वापस लौट आती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर एंडोस्कोपी तकनीक तथा हीरे के चमकने का प्रमुख कारण उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है।
प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय के कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई पड़ता है। किसके कारण? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा का दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देना, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना तथा स्वच्छ जल के तालाब की सतह भी अपवर्तन के कारण कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है। किसके कारण? तो ये अपवर्तन के कारण। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंगदैर्ध्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक और बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। किसी तरंग में ऊर्जा उसके तरंगदैर्ध्य की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। चिकित्सकों द्वारा कान, नाक, गले की जांच, दाढ़ी बनाने, सर्च लाइट तथा कार की हेडलाइट में अवतल या नतोदर दर्पण का उपयोग किया जाता है। ट्रक या मोटर कार में चालक के बगल में तथा सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस तथा निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। इसके बाद परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण आकाश में वर्षों के बाद दिखाई देने वाला इंद्रधनुष है। वर्षा के बाद दिखाई देने वाला इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष के दृश्यों रंगों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले बैगनी, जामुनी, नीला, हरा और पीला, नारंगी और लाल। तो लाल सबसे बाहरी होता है और बैगनी सबसे अंदर वाला होता है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मिलने से बनता है। प्रिज्म से होकर गुजरने पर अलग अलग तरंगदैर्ध्यों के कारण ये 7 रंग के प्रकाश अलग अलग वर्णपट बनाते हैं। दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जो मानवीय आंखों द्वारा देखा जा सकता है। सामान्य मानवीय आंखें 390 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के बीच में विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो वो काला दिखाई देता है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यदि आंख के लेंस अपारदर्शी हो जाएं तो आंख के रोग को क्या कहा जाएगा? तो उसको मोतियाबिंद कहा जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरण के द्वारा। इसके बाद प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में क्या प्रयुक्त होता है? वो नियॉन। और दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते क्योंकि पृथ्वी का सतह कैसा है? वक्राकार है। दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जाती है? तो वो फिल्म से। किसी तारे का रंग दर्शाता है तो उसका ताप जो होता है वो तारे का रंग दर्शाता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई तो व्यक्ति की आधी ऊंचाई होनी चाहिए, ऊंचाई से उसकी आधी होनी चाहिए। धूप के चश्मों की पावर कितना होता है? वो 0 डायोप्टर। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीप्त विकिरण। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एक्स किरणें। और तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो वो लाइट के रूप में, लाइट वेव्स के रूप में। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें कौन सी हैं? तो वो माइक्रोवेव्स या सूक्ष्म तरंगें। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य आधारित है दाब विद्युत प्रभाव पर। और सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? तो 7। आँख में संकेंद्रण होता है तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। मानव आँखों की पुतली जिस एल्केलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है तो वह है एट्रापिन। और खगोल दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है तो नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। इसके बाद फिर विद्युत धारा से रिलेटेड पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अति निम्न होती है उन्हें सुचालक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद चांदी विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है। सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी की होती है। इसके बाद तांबा, एल्युमिनियम, लोहा की विद्युत चालकता होती है। इसके बाद है प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और लेक्लांसे सेल, डैनियल सेल, वोल्टीय सेल एवं शुष्क सेल आदि प्राथमिक सेलों के उदाहरण हैं। लेक्लांसे सेल का प्रयोग विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि में किया जाता है। शुष्क सेल का प्रयोग टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि उपकरणों में किया जाता है। किसका? शुष्क सेल का। और द्वितीयक सेल में
पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सेकेंडरी सेल्स जो होती हैं, इनका उपयोग ट्रकों, ट्रैक्टरों तथा मोटर कारों आदि के इंजनों को स्टार्ट करने में किया जाता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का तंतु क्या होता है, एक फिलामेंट लगा होता है, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए जाने पर तंतु का ताप 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का हो जाता है। साधारणतया बल्ब में दी गई विद्युत ऊर्जा का 5% से 10% भाग ही प्रकाश में परिवर्तित हो पाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक निम्न तथा प्रतिरोध उच्च होता है, ताकि वोल्टेज बढ़ाने पर यह फ्यूज तार तुरंत गल जाए, जिससे विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाए। यह विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। इसके बाद हैलोजन लैंप का तंतु टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का बना होता है। लैंप के तंतु में सोडियम मिला होने के कारण यह पीले रंग के प्रकाश को उत्पन्न करता है। इसके बाद है एलईडी अर्थात प्रकाश उत्सर्जक डायोड। लैंप में मुख्य प्रकाशोत्पादन घटक गैलियम आर्सेनाइड होता है। यही विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। इसका जीवन काल CFL की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि एलईडी लैंपों में CFL की तुलना में ऊर्जा की खपत कम होती है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो आप सभी जानते हैं एडिशन। और इसमें टंगस्टन धातु का एक पतला कुंडली नुमा तंतु लगा होता है। इस धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात करने के बजाय उसमें नाइट्रोजन या आर्गन गैस भर देते हैं। विद्युत जनित यानी इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल फोटोवोल्टेइक प्रभाव के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डीजल इंजन ईंधन में विद्यमान रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन क्या करता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा यानी AC विभव को ऊंचाई या अपचाई करने के लिए किया जाता है। एक ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होती है, पहला होती है प्राइमरी सेल और दूसरी होती है सेकेंडरी सेल, प्राइमरी कॉयल और दूसरी होती है सेकेंडरी कॉयल। प्रत्यावर्ती धारा प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित होती है, जिससे द्वितीयक कुंडली में विभव प्रवृत्त होता है। बैटरी को चार्ज करने के लिए DC धारा का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रयुक्त चार्जर में रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर एक वैद्युत सर्किट होता है जो DC को AC में बदलता है। ट्रांसमीटर एक वैद्युत युक्ति होती है जिसके द्वारा एंटीना की सहायता से विद्युत चुंबकीय संकेतों को प्रसारित किया जाता है। इसे मुख्यतः रेडियो, टेलीविजन एवं अन्य संचार साधनों के लिए प्रयोग किया जाता है। भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराओं के कारण ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, और इसी को भूचुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है। इसके बाद वोल्टमीटर का प्रयोग परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। और डायनेमो का कार्य क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या है, तो वो है विद्युत मोटर। सूखी सेल में ऊर्जा पाई जाती है कैसी, तो वो एक केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा होती है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है अमोनियम क्लोराइड के कारण। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल। और फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक और निम्न गलनांक। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। और फ्यूज का सिद्धांत क्या है, तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव फ्यूज का सिद्धांत है। इसके बाद फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियान भरी जाती है। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। इसका कारण यह है कि कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, तभी वो अच्छी तरीके से लाइट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे समान विभव पर हों। और CFL मतलब कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। इसके बाद चालकता है। विद्युत चुंबकत्व के संबंध में पारगम्यता किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा बताता है। पूर्ण अतिचालक की पारगम्यता क्या होती है, तो वो 0 होती है। अतिचालकता की दिशा में हो रही खोज और अनुसंधान में सिरेमिक ऑक्साइड बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। ऐसे ठोस पदार्थ लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन जिनकी विद्युत चालकता जो है वो चालक और अचालक के बीच होती है, इन्हें सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कहा जाता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श चालक की भांति व्यवहार करता है। इस पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं जिनका उपयोग सेमीकंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर में किया जाता है। इसकी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर
चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों की चालकता के मध्य होती है। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन और नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है तो वो सिरेमिक ऑक्साइड। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध होता है तो संपूर्ण, और किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है, वो घटता है। इसके बाद इसका लास्ट टॉपिक है नाभिकीय भौतिकी। तो न्यूट्रिनो की खोज 1930 में किसने की, पाउली ने की। हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। और नाभिकीय रिएक्टर एक विशेष प्रकार की आणविक भट्टी है जिसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसमें श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, तो ये कंट्रोल्ड होती है यानी नियंत्रित होती है। अगर नियंत्रित नहीं होगी तो फिर वो हाइड्रोजन बम या परमाणु बम बन जाएगा। जब इन विस्फोटक पदार्थों पर न्यूट्रिनो की बमबारी की जाती है तो नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। न्यूट्रॉनों की गति धीमी करने के लिए भारी जल, ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड को मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर और नाभिकीय बम समान सिद्धांत पर काम करते हैं। अंतर इतना होता है कि जो नाभिकीय रिएक्टर में होता है वहाँ पे नाभिकीय विखंडन जो होता है वो नियंत्रित होता है और जो नाभिकीय बम में होता है वो अनियंत्रित होता है। थोरियम एक ऐसा महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है, मोनोजाइट है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार प्रकृति में थोरियम का भंडार परंपरागत परमाणु ईंधन यूरेनियम के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा है और प्रति इकाई थोरियम यूरेनियम से 250 गुना ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। कैडमियम की छड़ नाभिक रिएक्टरों में नियंत्रक क्षणों के रूप में प्रयुक्त होता है। हाइड्रोजन बम में ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम के संलयन से अपार ऊर्जा मुक्त होती है। यह अनियंत्रित संलयन आधारित होती है, इसीलिए ये बम बनते हैं। ऐसे पदार्थ जो रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन करते हैं उनको रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। इनसे अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम परमाणु रिएक्टरों लाइक अप्सरा 1956, साइरस 1960 की स्थापना ट्राम्बे स्थित बार्क में की गई, तथापि ये अनुसंधान रिएक्टर ही थे। और भारत का प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र 1969 में तारापुर में प्रचलित हुआ। परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय हैदराबाद में, और उसके बाद गुरुजल बोर्ड मुंबई में, भारतीय रेयर अर्थ्स लिमिटेड मुंबई में तथा भारतीय यूरेनियम कॉर्पोरेशन जादूगोड़ा में। कलपक्कनम में वर्ष 1985 में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर का परिचालन किया जा रहा है। इस रिएक्टर में प्लूटोनियम और यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जबकि द्रवित या गलित सोडियम का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। इसके बाद फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो विगलन प्रक्रिया के द्वारा बिजली उत्पन्न करता है। और भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कैगा कर्नाटक है। विकिरण प्रकारों यथा दृश्य तरंग किरणें, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट एवं इंफ्रारेड में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, तो एक्सरे में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है, तो सौर ऊर्जा। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। और ये सारे जो नीचे दिए गए सही सुमेलित हैं। तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कनम, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद प्रयागराज और साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ये कोलकाता में। इसके बाद नीचे फिर ये सही सुमेलित है। तो कलपक्कनम कहाँ पे है, तो वो तमिलनाडु में है। और नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात और ट्राम्बे महाराष्ट्र। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने पर पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड स्माइलिंग बुद्धा। और सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन। परमाणु रिएक्टर एक प्रकार की आणविक भट्टी होती है। सौर ऊर्जा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऑक्सीजन चक्र में है। और कलपक्कनम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के प्रयोग के रूप में गलित सोडियम को लाया जाता है। इसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा होगा वो रसायन विज्ञान का होगा। ठीक है, तो ये पूरा फिजिक्स का था। देखिए ये पूरा हमने सिलेबस ही कवर किया है। इसको आप एक बार 2 बार सुनेंगे तो अच्छा खासा आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और इससे ज़्यादा प्रश्न कभी पूछे नहीं गए हैं। तो ये सेशन एक बार 2 बार आप आराम से देखिए इसको और रिकॉल करने की चीज़ों को कोशिश करिए। निश्चित तौर पर आपको ये परीक्षा में हेल्प करेगा। तो सेशन को समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।